हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर, और आज से हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज के पहले लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक बेस बनाना, ये समझना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्चुअली में क्या है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, और हम एक स्टोरी इसके अंदर सुनेंगे, एक स्टोरी को कवर करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे बना, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ने लगी। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप इंडस्ट्रियल रिलेशन का, साथ ही साथ कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। मोटिव क्लास का ये होगा कि इसी वीडियो के अंदर आप सब कुछ याद कर लें और फिर एक बारी सिर्फ आपको नज़र मारनी है पीडीएफ के ऊपर और आपको सारी चीज़ें रिटेन हो जाएं, बार बार इसको पढ़ना ना पड़े। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जैसा हम सबको पता है, ह्यूमन बीइंग्स एक सोशल एनिमल है, वो अकेले या आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको साथ की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो मैन है या जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन होती है। ये लिमिटेशन फिज़िकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है और सोशल हो सकती है। फिजिकल लिमिटेशन का मतलब ये है कि वो एक दिन में लिमिटेड घंटे के लिए ही काम कर सकता है। मान लीजिए वो 8 घंटे काम करके थक जाए, कोई आदमी 6 घंटे काम करके थक जाए। ऐसे आदमी को अगर बोल दिया जाए कि वो 12 घंटे काम करे तो उसकी लिमिट आ जाएगी और वो या तो बीमार पड़ जाएगा या फिर काम नहीं कर पाएगा। ऐसी साइकोलॉजिकल होती है, हो सकता है किसी को कुछ मेंटल हेल्थ इशू हो, किसी को किसी काम को करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, किसी को सेम काम को करने में बोर्डम फील हो रही है। ऐसी सोशल लिमिटेशंस होती हैं। सोशल लिमिटेशन के अंदर आ जाएगा कि वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है लेकिन उससे कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा, तो उसको वहाँ पे इश्यूज आने लगेंगे। वो वहाँ पे अपने आप को फैक्ट्री से अलग समझेगा, वो फैक्ट्री के साथ कभी भी मिलके काम नहीं कर पाएगा। ये सारी लिमिटेशन होती हैं और भी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए इंसान क्या करता है, इंसान दूसरे इंसानों का साथ लेने लगता है और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको ये पता है कि मैं शूज़ बहुत अच्छे बना सकता हूँ, तो आप अपने ही जैसे दोस्तों को ढूंढेंगे, अपने ही जैसे इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे जिसको इस बिज़नेस में इंटरेस्ट हो। तो जब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे तो आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे जिसके अंदर आप काम को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग लोगों के बीच में। कोई सिर्फ रिसर्च कर रहा होगा कि कैसे शूज़ बनाएं जो अच्छे से अच्छा हो, कोई उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा होगा, एडवर्टीज़मेंट कर रहा होगा ताकि उसको हम बेच सकें, और फिर कोई सेल्स में जा रहा होगा। ऐसे ही कर करके ढेर सारे काम के अंदर डिवीज़न हो जाती है। अब क्योंकि काम डिवाइड हो गया, अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग वाले ने बताया कि हमारी जो मशीन है वो टाइप ए का ही शू बना सकता है, लेकिन आर एन डी करने वाला रिसर्च करे जा रहा है टाइप बी के ऊपर या सी के ऊपर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर उसने इसका दुनिया का सबसे अच्छा जूता भी बना लिया टाइप बी का, लेकिन उनकी मशीन उसको बना ही नहीं सकती, तो इस आर एन डी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही जो सेल्स वाला है, मान लीजिए आप जूते बना रहे हैं 100 और सेल्स वाला सिर्फ बेच पा रहा है 50 को, तो आपके 50 जूते जो हैं वो ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, तो उसमें भी आपका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, आप लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए जो ये काम डिवाइड हो गया है, इन सब के बीच में एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है, इस काम को करने के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव टूल माना जाता है उसको माना जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो उससे हमारा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता जाएगा। कम्युनिकेशन से मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहीं पे एक मैनेजर भी है, मैनेजर भी होता है हर एक इंडस्ट्री के अंदर, तो वो मैनेजर आर एन डी वाले को बताएगा कि हमें टाइप ए के ऊपर ही रिसर्च करनी है, हमें जो शूज़ बनाने हैं
वो टाइप ए के बनाने हैं तो उसी में ही सबसे अच्छी डिज़ाइन बना के दो। वही मैनेजर जो है आपके सेल्स वाले को बोलेगा कि हमें कम से कम 100 शूज़ सेल करने हैं तभी हमें प्रॉफिट मिल पाएगा, 50 से कम नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेशन चाहिए होती है। ये सारा का सारा आपका एक फ्रेमवर्क बनेगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम कैसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके एक इंडस्ट्री के अंदर। तो आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन रही है। दो या दो से ज़्यादा लोग जब अपने किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साथ आते हैं और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं, उनका जो एफर्ट है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। जैसे अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें, आपकी अगर शू की इंडस्ट्री है तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये जो भी मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमम प्रॉफिट को अटेन करना। वहीं पे उसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। वर्कर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? वर्कर्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, उनकी जो सैलरी है वो हाई हो। वर्कर्स चाहते हैं उनकी सैलरी हाई हो। जो मैनेजर है या फिर ओनर है, ओनर चाहता है कि प्रॉफिट हाई हो। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है चीज़ों को बेच के, उसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं। जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो क्या है? आपके सारे खर्चे, एक्सपेंसेस प्लस में प्रॉफिट। एक मैनेजर यही चाहता है अपनी इंडस्ट्री से कि मेरे पास जो भी पैसा है उसके अंदर मेरा सारा खर्चा निकला है, साथ के साथ मुझे कुछ प्रॉफिट की हो जाए उसके अंदर। तो खर्चे के अंदर अगर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो आपका मोटा मोटा खर्चा एक तो होता है रॉ मटेरियल का, और दूसरा खर्चा आप मान लीजिए होता है आपका वेजेस का। और भी खर्चे होते हैं, जैसे जो आपने ज़मीन ले रखी है उसका रेंट जाएगा, लेकिन अभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू तब होगा जब आपका रॉ मटेरियल आ जाए, आप लोगों को सैलरी दे दें, साथ के साथ आप अपना जो प्रॉफिट चाहते हैं वो प्रॉफिट आपको मिल जाए। मैनेजर चाहता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रॉफिट मैक्सिमम होने के लिए वो हमेशा चाहेगा कि उसको कम से कम वेजेस देनी पड़े, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर अगर उसने कुछ भी कमी करी तो उसका प्रोडक्ट कम बनेगा या घटिया बनेगा, तो फिर उसको ज़्यादा नहीं बेच पाएगा। तो मैनेजर चाहता है उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए वो सैलरी को कम करना चाहेगा। लेकिन वर्कर्स चाहते हैं कि उसकी वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो मैनेजर है, मैनेजर चाहता है कि कम वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लिया जाए। वहीं पे जो वर्कर है, वर्कर चाहता है कि हमें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो वेजेस ज़्यादा दे दो। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के ऑब्जेक्टिव के अंदर एक कन्फ्लिक्ट आ गया। ये चीज़ एक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बन जाती है। तो आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर वेजेस रिड्यूस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप वेजेस रिड्यूस करेंगे तो आपके वर्कर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैनेजर ने क्या करना चालू किया, ये पुराने टाइम की बात है, तब तक लेबर लॉ इतने अच्छे से डेवलप्ड नहीं थे। तो मैनेजर्स ने क्या करना चालू किया, मैनेजर्स ने वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर दिए कि मैं तुम्हारी सैलरी तो कम नहीं कर सकता, लेकिन तुम पहले अगर 8 घंटे काम कर रहे थे तो अब तुम 9 घंटे काम करो ताकि मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। सैलरी तो उसको उतनी देनी है, पहले वो 8 घंटे काम करके 100 रुपये ले रहा था मान लीजिए, तो अब वो 9 घंटे काम करके 100 रुपये लेगा। पहले वो 8 घंटे के अंदर मान लीजिए 2 शूज़ बना रहा था, अब वो 9 घंटे के अंदर हो सकता है 2.2 शूज़ बना दे। तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर ये वाला आउटपुट इंक्रीज हो गया सेम सैलरी पे। तो मैनेजर्स ऐसे ही कर करके जो वर्किंग आवर्स है उनको इंक्रीज करते जा रहे थे, और एक सिचुएशन ये आ गई कि दिन के अंदर 14 से 15 घंटे तक वर्कर्स को काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई। दूसरा मैनेजर ने क्या करना चालू कर दिया, मैनेजर ने कंडीशंस को ख़राब करना चालू कर दिया। कंडीशन कौन सी? फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए उसने पंखे हटा दिए, अब अगर वहाँ पे फ़ैन नहीं होगा तो उसका बिजली का बिल कम आएगा, बिजली का बिल कम आया तो उसका खर्चा कम हो गया, फिर से उसको प्रॉफिट इंक्रीज होने लग गया। ऐसे ही उसने मान लीजिए फिल्टर्ड वाटर रखना उसने बंद कर दिया, तो भी उसका खर्चा कम हो गया।
तो ऐसे कर करके उसने फिजिकल कंडीशंस खराब कर दी। उनको बैठने के लिए साफ सुथरी जगह नहीं दी, उनके ऑफिसेज क्लीन नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए करे जा रहा था, क्योंकि सैलरी वो रिड्यूस कर नहीं सकता। तो अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या बन गए? सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट अगर मोटा मोटा देखा जाए यहाँ पे, तो एक तो आपका सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बन गया वेजेस। वर्कर्स को वेजेस ज़्यादा चाहिए, तो ये एक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बनता है। दूसरा आपकी बन गई कंडीशंस ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ वर्क। तीसरी चीज़ आपकी बन गई वर्किंग आवर्स। ये सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बने। एक जो बहुत ही यूनिक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बाद में पता चला, इनिशियली जब फैक्ट्रियां लग रही थी तो इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन असली में क्या हुआ, फैक्ट्रियां क्या लग रही हैं, मान लीजिए ये एक देश है, ये एक कंट्री है। इस कंट्री के अंदर ये वाला एरिया अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है। तो सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो यहाँ पे लग रही थी, यहाँ फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है अर्बन रूरल एरिया के अंदर। तो जब फैक्ट्रियां लगने लगी तो इनको लेबर की ज़रूरत पड़ी, वर्कर की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने रूरल एरिया से पॉपुलेशन को यहाँ पे बुलाना चालू कर दिया। अब रूरल एरिया के अंदर एक लाइफस्टाइल होती है लोगों की, जॉइंट फैमिली में वो रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बात करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम भी वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमोशनल सपोर्ट रूरल एरिया के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपने भी देखा होगा कि गांव में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग, आपके आस पड़ोस वाले भी आपको जानते हैं, आपका साथ देते हैं। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब ये इंडस्ट्री लगने लग गई, इंडस्ट्री जब ये लगने लग गई लेकिन अब जब ये इंडस्ट्री लगने लग गई तो रूरल एरिया से पॉपुलेशन अर्बन एरिया की तरफ आने लगी। और ये जो पॉपुलेशन आ रही थी, ये पॉपुलेशन मोस्टली मेल मेंबर्स थे, मेल यंग मेंबर्स थे। जो जवान होता है वही काम करने जा रहा है, फीमेल्स अपने वहीं पे गांव में रह रही हैं अभी भी। जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो भी अपने गांव को छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो ये जो मेल मेंबर है ये अकेला अपना घर छोड़ के अर्बन एरिया में आ गया है और फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। तो हम ये यहाँ से बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि इसका इमोशनल सपोर्ट इस यंग मेल मेंबर वाली जो पॉपुलेशन है जो माइग्रेट कर गई है, इसको ये इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही रिलेशंस बनाने चालू कर देता है। वो बाकी जो वहाँ पे मेल मेंबर काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के उनसे बातें करने लगता है, उनके साथ वो खाना खाता है, उन्हीं के साथ बैठता है, उन्हीं के साथ वो रहने लग जाता है। रेंट पे एक ही जगह पे वो मकान ले लेते हैं और रेंट पे रहने लगते हैं ताकि वो इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। ये जो है ये बन जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो इमोशनल सपोर्ट हमारा चला गया था वो हमें वापस मिल जाए। तो अब मान लीजिए इसके अंदर इसकी मैनेजर से लड़ाई हो गई, इसकी ए की मैनेजर से लड़ाई हो गई। तो वो बी को बोलेगा कि ये मैनेजर तो बहुत ख़राब है, इसकी बात मत माना कर। तो बी भी, क्योंकि इनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बन रखी है, एक दूसरे की बात मानते हैं ये, तो बी क्या करेगा, बी ए की बात मान जाएगा। तो मैनेजर जब बी को कोई काम बोला करेगा तो वो थोड़ा सा उसको रिलक्टेंटली करेगा, उतने जोश के साथ उस काम को नहीं किया करेगा। तो यहाँ पे भी एक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लग गया। तो ये सारे आपके सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बनते हैं। इन्हीं सारे सोर्सेज को अगर हम देखेंगे तो इससे कुछ अप्रोचेज निकल के आएंगी कि इन कन्फ्लिक्ट को हम कैसे सॉल्व करें। कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए अप्रोचेज आएंगी, तो वो सारी अप्रोचेज हम इन्हीं से ही डिराइव करेंगे, इसलिए मैंने ये स्टोरी और ये बैकग्राउंड बताया। इसके बाद थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी नोट्स से। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपने एक बारी समझ लिया तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, इसको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो हमने डेफिनेशन देखी।
ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, ताकि वो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और इसको अचीव करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर हम कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट हो जाएगा आपका जो भी बिजनेस को सेटअप कर रहा है, जो उसका ओनर है वो कैपिटलिस्ट है, जो मैनेजर है वो कैपिटलिस्ट है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। जितने भी इसके ओनर होंगे इंडस्ट्री के, जितने मैनेजर होंगे, उसका एकमात्र फोकस होगा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाना। ठीक है, वो उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं। ऐसे ही जो वर्कर होगा, वर्कर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? वो अपनी सैलरी को या अपनी वेजेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कैपिटलिस्ट जो है वेजेस कम करना चाहता है, और वर्कर्स अपनी वेजेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। और ये बन जाता है रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में। दूसरे कन्फ्लिक्ट के रीज़न हम देख चुके हैं क्या क्या होते हैं। हाई वर्किंग आवर्स, कंडीशन ऑफ वर्क बहुत ही बेकार है। ये पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये हम अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चरों में देखेंगे इसको। ये एक अपने आप में पूरा का पूरा टॉपिक होगा। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में भी मैंशनड है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे, अभी के लिए बस इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट के रीज़न आ गए। तो एफिशिएंट फंक्शनिंग अगर हमें करनी है तो हमें फैक्ट्री के अंदर एक अच्छा कोर्डियल रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसी रिलेशन को अच्छा करने के लिए जो स्टडी होती है उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्टडी कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग क्या हो गया? आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये मैनेजर है और ये कोई वर्कर है। तो इस मैनेजर का कोई एटीट्यूड होगा, इसकी अपनी वैल्यू होगी। हो सकता है ये मैनेजर ये मान के चलता हो कि सारे के सारे वर्कर जो हैं वो लेज़ी होते हैं। तो वर्कर अगर लेज़ी है तो उनको कंट्रोल कैसे करेगा? वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से वो कंट्रोल करना चाहेगा। वहीं पे हो सकता है किसी और फैक्ट्री के अंदर जो दूसरा मैनेजर है वो ये मान के चलता है कि वर्कर लेज़ी नहीं है, वर्कर हार्ड वर्किंग आदमी होते हैं और उनको काम करना पसंद होता है। तो उस केस में ये मैनेजर कैसा एटीट्यूड अपना लेगा? ये एक लीनियंट एटीट्यूड को अपनाएगा। और वो क्या करेगा? वो वर्कर्स को छूट दे देगा कि तुम अच्छे से काम करो, बस मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के एटीट्यूड, मैनेजर के एटीट्यूड की वजह से उसका स्टाइल डिफाइन हो रहा है। एक मैनेजर कैसे काम करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड क्या है। सिमिलरली जो वर्कर है, वर्कर्स के भी एटीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है वर्कर ये मान के चलता हो कि सारे के सारे मैनेजर्स गंदे होते हैं, सारे के सारे मैनेजर सिर्फ हमारा खून चूसना चाहते हैं, वो अच्छे से बस हमारा काम लेना चाहते हैं और वो हमारा कोई ख्याल नहीं रखते। तो ऐसा वर्कर हमेशा मैनेजर्स को एक नफ़रत वाली नज़रों से देखेगा, उसकी बात को वो ईजीली नहीं मानेगा। तो यहाँ पे भी मैनेजर को स्ट्रिक्ट होना पड़ जाएगा। ऐसे ही हो सकता है जो दूसरा वर्कर हो वो ये एटीट्यूड ना रखता हो और वो अच्छे से काम करता रहे। तो इसको हम कहेंगे कि एटीट्यूड की वजह से भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर दिक्कतें आती हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन पूछी जाए, वैसे ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो इसके अंदर कुछ भी याद ऐसे नहीं करना है कि उसकी पूरी डेफिनेशन आपको रटनी पड़े। रटना नहीं है, सिर्फ समझते चलिए। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या हो जाएगा? सारे के सारे रिलेशंस और इंटरेक्शन, एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी रिलेशन और इंटरेक्शन बन रहा है उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कह देते हैं। ये जो रिलेशन और इंटरेक्शन है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे काम करने वालों का एटीट्यूड क्या है। जैसे अभी हमने देखा मैनेजर का एटीट्यूड और वर्कर का एटीट्यूड, और उनका एटीट्यूड क्या है, साथ ही साथ उनकी अप्रोच क्या है इंडस्ट्री में चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अगर इंडस्ट्री के अंदर रिलेशन गुड रहेगा, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे काम अच्छे से होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी, जो लेबर है वो पीसफुली काम करेगी, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होगी। अगर आपने कुछ सालों पहले एक न्यूज़ देखी हो तो गुड़गांव के अंदर मारुति मारुति इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही वायलेंट क्लैशेस हो गए थे बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। इतने हो गए थे कि वहाँ पे एक मैनेजर को जो वर्कर्स हैं उसने जला दिया था, वर्कर्स ने पूरे फायर पे जला दिया था। तो इसीलिए पीस मेंटेन करने के लिए भी रिलेशन जो है वो कॉर्डियल होना चाहिए। जब पीस रहेगा, अब जैसे मान लीजिए मारुति के एग्जांपल में अगर वहाँ पे इतनी वायलेंस चल रही है कि लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा है,
तो वहाँ पे कोई कोई भी प्रोडक्शन तो हो नहीं रही होगी, कोई भी गाड़ी बन नहीं रही होगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो इसीलिए अच्छे रिलेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पीस बना रहता है, सोशल वेलफेयर रहता है, पूरी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। जब सारी इंडस्ट्री अच्छे से काम करेंगी तो कंट्री भी डेवलप करती है। और उसी का उल्टा देखें, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन पुअर होंगे तो उस केस में क्या होगा, लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो लेबर है वो जल्दी जल्दी नौकरियां छोड़ छोड़ के जाएगी। कि मान लीजिए मारुति अगर उनको अच्छी कंडीशन दे रही होती तो लेबर कभी भी छोड़ के नहीं जाती, वो वहीं पे काम करती रहती। उसको ये लगता कि ये हमारा ख्याल रखती है इंडस्ट्री, तो हमें इसी के साथ जुड़ के रहना चाहिए। लेकिन अगर वो अच्छी कंडीशन नहीं दे रही तो वो छोड़ के किसी और कंपनी में जाके काम करने लगेगा, ज़्यादा छुट्टियां लेने लगेगा, इनडिसिप्लिन आ जाएगा, स्ट्राइक हो सकती हैं, वॉकआउट हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो गुड्स जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को ख़राब करती हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की ये इम्पोर्टेंस है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की मीनिंग के लिए हमें दो डेफिनेशन देख सकते हैं हम। एक दी है वी अग्निहोत्री ने, ये थिंकर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो एक है वी अग्निहोत्री, दूसरे हैं आपके टी एन कपूर। तो इन्होंने दो तरह की डेफिनेशन दी। वी अग्निहोत्री एक नैरो डेफिनेशन देते हैं, नैरो का मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं जिसमें ये ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। ये कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में देखना चाहिए हमें। एक तो एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मैं ऐसे लिखूँगा, और दूसरे होते हैं आपके मैनेजर्स, मैनेजर्स को आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर। तो वी अग्निहोत्री ने कहा इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, सिर्फ इन दोनों को लिया। लेकिन आप खुद भी देखिए, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट मान लीजिए आपकी पॉलिसी देता है कि आप लोगों को आसानी से निकाल नहीं सकते, आप उनको फायर नहीं कर सकते इजीली, तो उस हिसाब से भी जो इंडस्ट्री का रिलेशन है वो डिपेंड करेगा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी कहती है कि तुम इजीली निकाल दो तो मैनेजर के पास ज़्यादा पावर आ गई। अगर कोई भी इनडिसिप्लिन दिखाएगा तो वो उसको तुरंत ही फैक्ट्री से निकाल देगा। वहीं पे ही अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप उसको फायर आसानी से नहीं कर सकते तो मैनेजर उसको ईजिली नहीं निकाल पाएगा, और उसमें जो पावर ज़्यादा है वो एम्प्लॉय के पास आ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अफेक्ट कर रही है। ऐसे ही आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, मान लीजिए कोरोना वायरस के टाइम पे सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो किसी भी मैनेजर को या किसी भी ओनर को प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ऐसे प्रॉफिट में वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सैलरी क्या देगा, तो उसने लोगों को निकालना चालू कर देना है या फिर उनकी सैलरी कट कर देनी है। तो इकोनॉमिक कंडीशन से भी उनके रिलेशनशिप पे असर आ रहा है। तो वी अग्निहोत्री की डेफिनेशन को हम एक नैरो डेफिनेशन लेते हैं, और आज की डेट में इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है टी एन कपूर ने। टी एन कपूर क्या कहता है कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच का तो रिलेशन है, साथ ही साथ इसको बाकी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। बाकी चीज़ें कैसे, एटीट्यूड क्या है लोगों का जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, किस तरह की सुपरविजन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसी हो रही है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करती हैं। ये दो डेफिनेशन दी, इसको भी वर्बेटिम याद नहीं करना है, बस समझना है। तो आज की डेट में अगर हम देखें इन दोनों डेफिनेशन को मिला के देखें तो हम कुछ फीचर्स निकाल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा हो सकता है, उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि दो पार्टीज़ तो मस्ट हैं, कम से कम दो पार्टी तो होंगी होंगी, एक आपका एम्प्लॉयर और दूसरे आपके वर्कमैन। एम्प्लॉयर यानी कि मैनेजर और वर्कमैन यानी कि एम्प्लॉयज़। तो ये दो पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों, ऐसा नहीं है ना कि मैनेजर है वो मारुति का और एम्प्लॉय है वो सैमसंग का, तो भी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, उनको सेम इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो ये दो पार्टीज़ हैं और इन दोनों को एक इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन, एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई डेफिनेशन की। दूसरी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है लोगों का। मैनेजर का अपना एटीट्यूड होगा, वर्कर का अपना होगा, अलग अलग वर्कर के अलग अलग एटीट्यूड होंगे, और वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आ जाएगी, जब एटीट्यूड डिफरेंट है, जब एटीट्यूड ही डिफरेंट है तो फिर आपको उन एटीट्यूड को अकोमोडेट करना पड़ेगा, यानी कि
एक का एटीट्यूड है लड़ाई झगड़े वाला, एक का एटीट्यूड है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, मैं बस सुबह 9 बजे आऊँगा, अपना काम करूँगा, 6 बजे चला जाऊँगा। तीसरा एटीट्यूड है कि मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, मेरे को इस फैक्ट्री का सबसे अच्छा एम्प्लॉय बनना है। तीनों के डिफरेंट एटीट्यूड हैं। तो इन तीनों एटीट्यूड को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप मैनेजर हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको इग्नोर कर दें और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करें। आपको इसको भी मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको इसको भी मोटिवेट करना पड़ेगा। तो इन सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाना, इन सारे एटीट्यूड को अकोमोडेट करना पड़ेगा आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एटीट्यूड वालों को सीधा बोलो कि तुम बस निकल जाओ, हमें तुम्हें फैक्ट्री में नहीं रखना। तो उससे डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, कोई भी उस फैक्ट्री को फिर ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। सबको लगेगा ये तो यूं ही निकाल देता है, मैं इसको ज्वाइन क्यों करूँ। तो आपको सारे एटीट्यूड को अकोमोडेट करना है। फिर ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी कैसी है। अगर एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिससे आप 100 आदमियों का काम सिर्फ अब 50 आदमी कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के आने के बाद, तो आपको 50 आदमियों को निकालना पड़ेगा। तो इससे भी आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन अफेक्ट होता है। फिर आपके डेमोग्राफी आ गई। डेमोग्राफी क्या होती है कि आपकी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस पॉपुलेशन के हैं। अगर एवरेज एज वहाँ पे मान लीजिए 28 साल की है, तो वो हार्ड वर्क भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। पर अगर यहीं पे ही किसी फैक्ट्री के अंदर एवरेज एज ही 50 है, तो 50 साल के लोगों की थोड़ी सी लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो उससे भी आपका रिलेशन अफेक्ट होता है। साथ ही साथ लीगल, वही कंट्री के क्या क्या रूल्स बने हुए हैं, क्या सोशल कंडीशंस हैं, क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करती हैं। फिर आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हर इंडस्ट्री अपने लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। और इन रूल्स एंड रेगुलेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एक हारमोनियस रिलेशन को मेंटेन करके रखना। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप एक वर्कर हैं, या फिर ये ए वर्कर वर्कर है और बी मैनेजर है, या फिर बी को आप ओनर मान लीजिए। ओनर के पास ढेर सारा पैसा है, अगर कोई वर्कर उसकी बात नहीं मान रहा तो ओनर उसको निकाल सकता है और उसकी जगह दूसरे वर्कर को हायर कर लेगा और वो उसकी बात मानने लगेगा। ये ओनर के पास एक पावर होती है। ठीक है, इसको कहते हैं बार्गेन करना। जैसे सब्जी वाला और आप हैं, तो आप भी सब्जी के रेट कम कराने के लिए बार्गेनिंग करते हैं, ऐसे ही सब्जी वाला उसके रेट ज़्यादा लेने के लिए बार्गेनिंग करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। तो जब ये ओनर, जिसके पास ढेर सारा बार्गेनिंग पावर है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं तुझे निकाल के किसी और को रख लूँगा, तो जो ए है, ए को ओनर की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो गया, ए को दिक्कत आ रही है कुछ, वो गया सी के पास और सी को अपनी दिक्कत बताई। सी ने कहा भाई बात तो तू सही कह रहा है, मुझे भी सेम दिक्कत आ रही है, तो हम दोनों मिल जाते हैं। ये दोनों मिल के गए डी और ई के पास। इन्होंने भी कहा कि हाँ हमें भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे कर करके इनकी पूरी की पूरी एक बहुत बड़ा सा ग्रुप बन गया। सबको सेम कॉमन प्रॉब्लम है, इनका एक ग्रुप बन गया है। अब ये सारे के सारे वर्कर ओनर के पास जाएंगे और कहेंगे जो तुम बात कह रहे हो वो गलत है। तो अब ओनर एक साथ अपनी फैक्ट्री के इतने सारे लोगों को नहीं निकाल सकता। अगर इतने सारे लोगों को निकाल देगा तो वो तुरंत ही इतने सारे लोगों को हायर नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही साथ ये सब क्या बोलेंगे कि अगर तुमने हम सबको निकाला, हम इतने सारे लोग हैं, हम कोर्ट में चले जाएंगे, तुम हमसे गलत काम करवा रहे थे इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओनर की जो बार्गेनिंग पावर थी वो थोड़ी सी कम हो गई और इनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो गई। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म में मैंने आपको समझाया कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। अगर एक अकेला जाके बार्गेनिंग करेगा तो ओनर उसको डरा के भगा देगा कि तू निकल जा फैक्ट्री से, तेरी ज़रूरत नहीं है, हम किसी और को हायर कर लेंगे। पर अगर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एक ग्रुप बना के जाता है तो उसकी पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको हम आगे डिटेल में भी करेंगे। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया गवर्नमेंट का और स्टेट का, जो कि रेगुलेट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप क्या होता है, स्कोप का मतलब ये किन किन चीज़ों को कवर करता है। तो इसके अंदर हम बेसिकली बस पार्टीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वही जो हमने पीछे देखा है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आपकी रिलेशंस आ जाते हैं। एक एम्प्लॉय का रिलेशन
दूसरे एम्प्लॉई के साथ। फिर सारे एम्प्लॉयज़ का रिलेशन एम्प्लॉयर के साथ, ये एक रिलेशन बन गया। फिर रिलेशन बनेगा आपका, जो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये हो सकता है अपना एक ग्रुप बना ले जिसको ट्रेड यूनियन कहते हैं। ये भी आपका डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में होगा, ट्रेड यूनियन क्या होती है। इसी के ऊपर हमारे एक्ट भी हैं कुछ। तो एक रिलेशन हो गया एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में, फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में, फिर ट्रेड यूनियन और मैनेजर के बीच में क्या रिलेशन है, जो भी उसका मैनेजर या फिर आप एम्प्लॉयर कह लीजिए, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। फिर ट्रेड यूनियन, सारे वर्कर्स ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे मैनेजर्स भी अपना एक ग्रुप बना लें, तो उसको हम कह देते हैं एम्प्लॉयर एसोसिएशन। तो ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इन सारी चीज़ों को कवर करता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन, ट्रेड यूनियन और मैनेजर का रिलेशन, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर की एसोसिएशन का रिलेशन। साथ ही साथ अब यहाँ पे एक फैक्टर और ऐड करना है हमें, गवर्नमेंट का। इनके साथ गवर्नमेंट का जो भी रिलेशन होगा वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आता है। यही सब इसके अंदर लिखा है। रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ एक, फिर बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड देयर सुपीरियर या मैनेजर दो हो गया, फिर बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट तीन, फिर आ गया आपका ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट चार। इनको ये कवर करता है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, और एपीएफसी के क्वेश्चन में, ईपीएफओ के एपीएफसी के अंदर एक क्वेश्चन इसी तरह का आया भी हुआ है। पार्टीज इन्वॉल्व में वही सारे एम्प्लॉयज़ जो हम देख चुके हैं, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। एम्प्लॉयज़ वो क्या करना चाहता है, एम्प्लॉयज़ क्या चाहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से उसको क्या फ़ायदा हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन से वो चाहता है कि उसके व्यूज़ वो शेयर कर सके, उसको अगर कोई दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को वो सॉल्व करवा सके, और मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन मिल सके उसको। एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और कन्फ्लिक्ट कम से कम हो। गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी अच्छी होगी जब इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा। एम्प्लॉयर की एसोसिएशन क्या चाहेगी, एम्प्लॉयर की एसोसिएशन चाहती है कि जो ओनर्स हैं उनको भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का मौका मिले। ऐसे तो वर्कर, अगर एम्प्लॉयर एसोसिएशन नहीं बनेगी तो वर्कर अपनी ट्रेड यूनियन बना के एम्प्लॉयर को हमेशा सप्रेस करता रहेगा, उसकी बात कभी मानेगा ही नहीं। और ट्रेड यूनियन क्या चाहती है, ट्रेड यूनियन चाहती है कि जो वर्कर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। ये सारे के सारे तो आपके एक इंडस्ट्री के अंदर ही सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी, हर इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के बाहर अगर देखें तो कोर्ट्स बने हुए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कोर्ट्स भी शामिल हो जाएंगे। अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट है, या फिर आप मारुति का ही एग्जांपल देखिए, उन्होंने एक आदमी को ज़िंदा जला दिया, तो अब उसके बाद कोर्ट्स को तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा लोगों को पनिश करने के लिए। तो कोर्ट्स इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल होते हैं। ट्राइब्यूनल भी एक तरह के कोर्ट ही होते हैं। इनको हम क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, क्वासी जुडिशियल। ये पूरी तरह से जुडिशरी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम क्वासी जुडिशियल कहते थे। दोनों का काम है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराना। लास्ट प्लेयर जो होता है वो होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर में क्या आ जाएगा, आईएलओ। आईएलओ का काम होता है यूनियन के राइट्स को प्रोटेक्ट, लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इंटरनेशनल प्लेयर भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अगला टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है तो आपको इनको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बस इनको समझ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिए जो भी फैक्टर्स है, पहला तो आपका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर ही होगा कि किस तरह के लॉ बने हुए हैं, कौन से कोड्स बने हुए हैं, कौन सी कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, लेबर यूनियंस कैसी हैं, ये सारे आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आ जाएंगे। इकोनॉमिक के अंदर आ जाएगा कि आपकी जो कंट्री है जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रखी है, उस कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है। कंट्री सोशलिस्टिक है या कैपिटलिस्टिक है या कम्युनिस्ट है। जैसे चाइना जो है उसको हम कम्युनिस्ट कह सकते हैं, और यूएस आपकी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है। इंडिया भी अब ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है
ऑब्जेक्टिव हैं सोशलिस्ट। इनको भी हम बाद में देखेंगे। वैसे ये काफ़ी जनरल टर्म्स हैं जो आपको पॉलिटी में आपने पढ़ी होंगी। अगर नहीं पता इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको इसको अलग से समझा दूंगा। हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन में इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह की आपकी जो कंट्री है वहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करेंगी। साथ ही कैसी आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में है या फिर आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के साथ साथ यूएस, यूरोप, अलग अलग जगहों पे भी काम कर रही है। उससे भी डिपेंड करेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा हो रहा है। सोशल फैक्टर कैसे हैं, सोशल फैक्टर इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट था। तो कुछ लोग एक पर्टिकुलर काम ही कर सकते थे, जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसी का जो काम है सिर्फ वही करता था। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। इसको भी ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की डेट में इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आज की डेट में सिर्फ सैलरी, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला फैक्टर आपका हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हम पहले ही देख चुके हैं। अगर ऑटोमेशन ज़्यादा है, ऑटोमेशन का मतलब अगर मशीन्स ज़्यादा यूज़ करी जा रही हैं तो वर्कर्स का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, उससे भी अफेक्ट होगा। साथ ही साथ अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या फिर नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके काम को करने का तरीका आसान हो गया तो हो सकता है जो मैनेजर है वो सैलरी को कम करना चाहे कि अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो इस सैलरी की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले आप देख लीजिए, पहले जो काम था टाइपिंग का काम, जो वहाँ पे टाइपिंग करते थे उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। आज की डेट में जो टाइपिंग है उसकी इतनी वैल्यू नहीं रही है क्योंकि लोग सीधा डिक्टेशन देते हैं और जो गूगल है उसको डायरेक्टली वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इतनी ज़्यादा टाइपिंग करने वालों को हायर नहीं किया जाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर हम देख चुके हैं, गांव से वो शहर में आके काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करेंगे। साथ ही साथ लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, मैनेजर की परसेप्शन क्या है वर्क फोर्स को लेके, इस पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन, मोराल, इन सब को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर फैक्टर आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर वही है आपके गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। जैसे अगर आपने न्यूज़ देख रहे हो तो वेस्ट बंगाल के अंदर पहले लेफ़्ट पार्टीज़ का रूल था। लेफ़्ट पार्टी इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती। तो वेस्ट बंगाल जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बहुत ही डेवलप्ड स्टेट होती थी, बहुत ही डेवलप्ड एरिया होता था, वो इंडिपेंडेंस के बाद बैकवर्ड होता गया, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग नहीं पाई। वहीं पे अगर आप देखें कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट आउटलुक है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा लगी हैं। बेंगलोर पूरा का पूरा एक आईटी हब बन चुका है। सेम विद गुड़गांव, गुड़गांव के अंदर भी या गुरुग्राम के अंदर भी सेम चीज़ें हो रही हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आपको पता है कि इंडिया के अंदर ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अफेक्ट करती हैं। इनके अफेक्ट करने को हमें और भी डिटेल में देखना है जब हम ट्रेड यूनियन वाला चैप्टर करेंगे और जब हम एक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर जो ये ट्रेड यूनियन होती हैं ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी होती हैं, उनके साथ ये एफिलिएटेड होती हैं और उस पर डिपेंड करता है, जैसी उनकी पार्टी है वैसे ही उनका एटीट्यूड बन जाता है और फिर वो उसी हिसाब से अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अफेक्ट करती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। सेम पॉलिटिकल पार्टी, ये सारा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो हैं एंटरप्राइज से रिलेटेड फैक्टर्स, कि एंटरप्राइज की फ़िलॉसफी क्या है। जैसे आपने सुना होगा जो टीसीएस है और इन्फोसिस है, इन कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी लीनियंट है। वो किसी का वो कोशिश करती है कि जो उनके वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और उनको आसानी से निकाला ना जाए। वहीं पे अगर आप दूसरी कंपनी को देखें, जैसे एसेंचर को देखें अगर हम, तो एसेंचर ने क्या किया था, अभी जब लॉकडाउन हुआ तो उसने अपने ढेर सारे स्टाफ को जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको ले ऑफ कर दिया था। उनको कह दिया था कि अभी हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो अभी कुछ महीने के लिए हम आपको कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहीं पे जो ये वाली कंपनीज थी इन्होंने ऐसा नहीं किया।
तो ये हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री की फ़िलॉसफी है वो डिटरमाइन कर रही है कि वो कैसे रिलेशन मेंटेन करेगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ग्लोबल फैक्टर्स, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी वही सेम चीज़ होगी। इंडस्ट्री हो सकता है सैलरी अफोर्ड ही ना कर पाए तो लोगों को निकालना चालू कर देगी। तो ये ग्लोबल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन को। लास्ट इसके अंदर जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं यूएस का। यूएस के अंदर जब ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी, ट्रम्प क्या उससे पहले भी ये इशू चल रहा था, पर ट्रम्प के टाइम पे क्या हो गया था, एक H1B वीज़ा होता है जिसके अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इंडिया के स्पेशलिस्ट को हायर किया जा सकता है यूएस की कंपनी में और फिर वो यूएस में काम करेंगे। ट्रम्प ने क्या कहा कि जो यूएस के लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए यूएस में काम करने के लिए। तो उसने H1B वीज़ा जो है, H1B वीज़ा, इसको लेने का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर आप इतनी ज़्यादा सैलरी दोगे तो ही आप बाहर से बुला सकते हो, कम सैलरी दे रहे हो तो आपको यूएस वाले लोगों को ही हायर करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की भी कंडीशंस लगा दी। तो ये कंडीशन लगा के उसने क्या किया, लोगों को यूएस आने से रोक दिया। तो इससे भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में अफेक्ट हुआ। जो इंडियन कंपनी यूएस में काम कर रही थी वो अब इंडियन एम्प्लॉयज़ को यूएस में नहीं रख सकती, उन्हें वापस इंडिया भेजना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप में अफेक्ट हो रहा है। ऐसे ही जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्री के अंदर ज़्यादातर ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं। इंडिया के जो ब्लू कॉलर के वर्कर्स हैं वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। ब्लू कॉलर होता है जो कि ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, मैनुअल काम ज़्यादा करते हैं वो, तो उनको वहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंडिया से वहाँ जाता है ब्लू कॉलर जॉब में, उसका वीज़ा और पासपोर्ट एम्प्लॉयर अपने पास रख लेता है और कहता है कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरे को नौकरी से भी निकाल देंगे और तेरे को ये वापस भी नहीं करेंगे। तो अब वो ना इंडिया वापस जा सकता और उसको उनकी सारी बातें भी माननी पड़ेंगी। तो इससे भी जो इंटरनेशनल रिलेशन है इससे भी अफेक्ट हो रही है। यहीं पे अगर इंडिया की गवर्नमेंट इन गल्फ़ कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर ले कि आप ऐसी एक्सप्लॉइटेटिव, ऐसी शोषण करने वाली चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे उनका रिलेशन जो है इम्प्रूव हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है, फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। हमने मीनिंग के अंदर दो तरह की डेफिनेशन देखी, एक नैरो और एक वाइडर, और साथ ही साथ फिर हमने देखे उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिराइव कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से। फिर उसके बाद हमने देखा पार्टीज़ जो हैं इनके अपने अपने क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन से वर्कर्स चाहते हैं कि वो अपने व्यूज़ को शेयर कर सकें, अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेस कर सकें। ट्रेड यूनियन चाहती है कि वर्कर्स के राइट्स को, वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। और लास्ट में हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करता है। अब अगली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोचेस क्या हैं। बेसिकली आप समझ गए इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है रिलेशनशिप एक इंडस्ट्री के अंदर की, किन किन लोगों के बीच में होती है, क्या होती है, ये हम देख चुके हैं। अब ये देखना है कि जो ये कन्फ्लिक्ट आ रहे थे, इन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो ढेर सारे थिंकर्स थे, जो रिसर्च हुई, जो मेथड निकल के आए, वो मेथड क्या क्या थे, वो अप्रोचेस हैं। तो ये सारी अप्रोचेस हमें देखनी है और इसमें से आप एक क्वेश्चन इस अप्रोच में से आप अपना कंफर्म मान के चलिए। जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था EPFO का, उसके अंदर प्लूरलिस्ट अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो हम ये सारी अप्रोचेस देखेंगे। इनको याद करने का भी एक आसान तरीका, जो हमने स्टोरी देखी थी उस स्टोरी को एक बारी फिर से सुन लेना, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टोरी अगर आप एक बारी समझ गए तो ये सारी अप्रोचेस हम वहीं से डिराइव करके अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और इस लेक्चर से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।